एक अंदाजा लगाइए, भारत में हर दिन, जी हां हर दिन, शराब की कितनी बोतलें पी जाती होंगी? करीब करीब 3 करोड़। ये एक ऐसा बाजार है जो जितना बड़ा है ना, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा भी है। तो आज हम इसी दिलचस्प इंडस्ट्री के वो सारे राज खोलने वाले हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का ये मार्केट कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। फिर हम बात करेंगे इसके सबसे जरूरी पहलू यानी खेल के नियमों की। इसके बाद हम एक बहुत बड़े बदलाव को समझेंगे जिसे कहते हैं प्रीमियमाइजेशन। फिर देखेंगे कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो आखिर जीत कैसे रहे हैं, और आखिर में नजर डालेंगे कि आगे क्या होने वाला है, मतलब क्या रिस्क है और क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं जो इस मार्केट की पूरी कहानी बयां कर देगा। कभी सोचा है कि विस्की की एक ही बोतल, सेम ब्रांड, सेम साइज, देश के अलग अलग कोनों में इतनी अलग अलग कीमत पर क्यों मिलती है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। एक जगह 950 रुपए तो दूसरी जगह सिर्फ 340। ये तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हर राज्य के अपने अपने अलग नियम। इन नियमों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है ना, जिसे समझना बहुत जरूरी है, और इसी पर हम आगे बात करेंगे। ये आंकड़ा देखिए जरा, 3 करोड़, और वो भी हर दिन। सच में हैरान करने वाली बात है, ये डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि भारत लगातार तीसरी बार दुनिया के 20 बड़े बाजारों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बन गया है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ज्यादा पीने की नहीं रह गई है। असली बदलाव तो ये है कि लोग अब कैसे पी रहे हैं। अब सिर्फ पीना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बेहतर ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए। लोग अब क्वालिटी और अपनी देश के ब्रांड्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और यहीं से इस इंडस्ट्री की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो इस मार्केट को अगर समझना है तो सबसे पहले उस रेफरी को समझना पड़ेगा जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है। और वो रेफरी कौन है? वो है हमारी राज्य सरकारें। और देखिए, कोई एक सीधा साधा नियम नहीं है। हर राज्य का अपना अलग सिस्टम है। कहीं सरकार खुद ही सब कुछ बेचती है, कहीं लाइसेंस नीलाम होते हैं, और कहीं कहीं प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इजाजत है। इसी वजह से भारत असल में एक मार्केट नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा छोटे छोटे मार्केट्स का एक उलझा हुआ जाल है। इतने कड़े नियम, इतनी मुश्किलें, इसका नतीजा ये होता है कि किसी भी नई कंपनी के लिए इस बाजार में घुसना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जो कंपनियां पहले से ही इस खेल में हैं और इन नियमों को समझ चुकी हैं, उनके लिए यही मुश्किलें एक मजबूत खाई, या कहें कि एक सुरक्षा कवच का काम करती है। और इसका नतीजा जरा इन रिटर्न्स पर नजर डालिए। ये कमाल का है। जो कंपनियां इस मुश्किल मैदान में टिक गईं, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को शानदार पैसा बनाकर दिया है। तिलकनगर इंडस्ट्रीज का रिटर्न देखिए, 13 गुना। ये दिखाता है कि इस मुश्किल खेल को खेलने का इनाम कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, तो नियम कानून की बात तो हो गई, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। जो असली और सबसे बड़ा तूफान इस सेक्टर में आ रहा है ना, उसे कहते हैं प्रीमियमाइजेशन। तो ये प्रीमियमाइजेशन है क्या? बहुत आसान शब्दों में, अब लोग सिर्फ ज्यादा पीने पर नहीं, बल्कि बेहतर पीने पर फोकस कर रहे हैं। मतलब सस्ती चीजों को छोड़कर लोग अब महंगी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली और बेहतर ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, यहां से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम सिर्फ ये देखें कि कितनी शराब पी जा रही है, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, तो बाजार लगभग आधा आधा बंटा हुआ लगता है। 53% देसी शराब और 47% IMFL। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि लोग इन पर पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, यानी वैल्यू के हिसाब से, तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाती है। देसी शराब जो वॉल्यूम में आधी थी, वैल्यू में सिर्फ 14% रह जाती है, और IMFL का हिस्सा हो जाता है 86%। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, यही प्रीमियमाइजेशन का सबसे पक्का और साफ सबूत है। और ये ट्रेंड यहीं रुकने वाला नहीं है। आगे देखिए क्या होने वाला है। अगले 5 सालों में वॉल्यूम सिर्फ 5% की रफ्तार से बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू यानी लोग जो पैसा खर्च करेंगे वो 13% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ेगा, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा तेजी से। यही है प्रीमियमाइजेशन की असली पावर। तो अब सवाल ये उठता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इस जबरदस्त ट्रेंड का फायदा कैसे उठा रही हैं? चलिए जरा उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है रियलाइजेशन पर केस को देखना। मतलब एक केस बेचने पर कंपनी कितना कमा रही है,
और जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है, रैडिको और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों ही कंपनियां अब हर केस पर पहले से कहीं ज्यादा पैसा कमा रही हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ज्यादा प्रीमियम मतलब ज्यादा महंगी बोतलें बेच रही हैं। और हर बड़े प्लेयर का खेलने का तरीका अलग है। जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स ने क्या किया, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से सस्ती चीजें हटाकर पूरा फोकस प्रीमियम पर कर दिया। वहीं तिलक नगर ने एक बड़ा ब्रांड खरीदकर अपना स्केल बढ़ाया। और रैडिको खेतान, वो तो रॉयल रणथंभौर जैसे अपने खुद के लग्जरी ब्रांड बनाने पर जोर दे रही है। लेकिन रैडिको के पास एक ऐसा फायदा है जो ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आता। उनका एक सीक्रेट वेपन है, वो है कैप्टिव ईएनए मैन्युफैक्चरिंग। ईएनए मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। ये शराब बनाने का सबसे जरूरी कच्चा माल है। अब क्योंकि रैडिको इसे खरीदने की बजाय खुद बनाती है, तो उन्हें हर लीटर पर सीधे सीधे 6 से 7 रुपए की बचत होती है। अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इतने बड़े स्केल पर ये छोटी सी बचत उनके मार्जिन को स्थिर रखने में बहुत बड़ी मदद करती है। तो अब तक की कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है। प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड मजबूत है, लेकिन आगे का रास्ता कैसा है? अब हम बात करेंगे भविष्य की, जहां कुछ बड़े रिस्क भी है और कुछ नए मौके भी। सबसे बड़ा बदलाव जो आने वाला है वो है यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी वजह से बाहर से आने वाली स्पिरिट्स पर जो 150% का भारी भरकम टैक्स लगता था, वो घटकर सिर्फ 20 से 50% रह जाएगा। इसका सीधा मतलब है प्रीमियम सेगमेंट में कंपटीशन अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये जो बाहर से कंपटीशन बढ़ेगा, ये एक तरह की दो धारी तलवार है। एक तरफ तो इंडियन कंपनियों पर दाम कम करने का दबाव बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये दुनिया को ये दिखाने का भी मौका है कि हमारे इंडियन ब्रांड्स की क्वालिटी भी किसी से कम नहीं है। इसके अलावा राज्यों के बदलते नियम और कच्चे माल की कीमतों का उतार चढ़ाव, ये रिस्क तो हमेशा बने ही रहते हैं। इन सब के अलावा एक और बड़ा बदलाव आ रहा है, और वो है कल्चर में, खासकर नौजवानों में। अब ड्रिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं रही, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस बन गया है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे लोग प्लान करते हैं। और इस बदलाव से वाइन और प्रीमियम बियर जैसी कैटेगरीज को भविष्य में और भी फायदा मिल सकता है। और आखिर में यही एक सवाल बचता है जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। भारतीय बाजार के भविष्य के लिए क्या ज्यादा पीना ज्यादा जरूरी होगा या फिर बेहतर पीना? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विशाल इंडस्ट्री की आने वाली दिशा तय करेगा।